Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on our YouTube channel E ज्ञान स्कूल। आज हम फिर से बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। इससे जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स क्या है। काइनेटिक्स का मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या होती है, पहली बात हमने वो डिस्कस की थी। इसके अलावा उसका हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, उसका लाइफ टाइम क्या होगा और ग्राफ क्या होंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा, देखिए 12th के कोर्स में केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स ही पूछी जाती है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी वहीं से आता है लगभग, है ना। फिर भी इसके अलावा अगर आपको सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर मतलब हायर ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन और उसका हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं एक इक्वेशन लिखवाऊंगा आपको, जिसे बोलूँगा मैं nth ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन भी लिखेंगे, उसका हाफ लाइफ टाइम भी लिखेंगे और आप किसी भी nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सारी ही चीज़ें आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कि हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। आपको एक टेबल के थ्रू मतलब एक्सपेरिमेंट दिए गए होंगे, है ना, टेबल दी होगी, 4 मेथड हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है मेनली वो बेस्ड रहेगा कि हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का आप ऑर्डर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे अगर आपको कोई डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो nth ऑर्डर की काइनेटिक्स ही पढ़ लें हम कि किसी अगर आपको हायर ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखनी है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, है ना। तो बात करते हैं पहले काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, nth ऑर्डर की काइनेटिक्स क्या होगी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या होगी, हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। देखें तो अगर मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की बात करूं, पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, देखिए होगी क्या, इक्वेशन होती है हमारी k इक्वल टू 1/t(n - 1), 1/a की पावर n-1 मतलब फाइनल अमाउंट की पावर n-1 माइनस के 1/a0 की पावर n-1। ठीक, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है फॉर क्या, nth ऑर्डर रिएक्शन। इसमें n की वैल्यू हम 1 पुट नहीं कर सकते, n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी ही होगी। जैसे n इक्वल टू 2 पुट कर दें आप, n इक्वल टू 3 पुट कर दें या n इक्वल टू 4, 5 कुछ भी पुट कर दें, आपको n की वैल्यू 1 पुट नहीं करनी है, मतलब n इक्वल डज नॉट इक्वल टू 1। इसके अलावा अगर मैं हाफ लाइफ टाइम की बात करूं, हाफ लाइफ टाइम, ठीक, वो क्या होगा nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो होगा t हाफ इक्वल टू 1/k(n-1) और ये होगा आपका 2 की पावर n-1 अपॉन a0 की पावर n-1। ये होता है मेरा nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो मैंने दो चीज़ें सीखी, पहली कि nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा, क्लियर। इसके अलावा दूसरी बात हमने यहाँ पर पढ़ी कि nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। ठीक है, जिस भी ऑर्डर के लिए आपसे कहा जाए कि सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ बताइए तो आपको n की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 पुट करनी है। यहाँ पर भी n इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, n डज नॉट इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट नहीं करनी है आपको, क्लियर। ठीक, तो दो बातें तो ये हो गई। तीसरी बात क्या है, अगर मुझे किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। इंपॉर्टेंट है यूनिट का भी, क्योंकि कभी कभी यूनिट देके
हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट देगा और हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो मैं nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट बताता हूँ, जिस भी ऑर्डर के लिए वो पूछेगा उसमें n की वैल्यू आप क्या कर देना, वही पुट कर देना जिस ऑर्डर के लिए उसने पूछा है। तो बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट पढ़ेंगे किसकी, nth ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, मैं मान के चल रहा हूं कि ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और ये nth ऑर्डर की रिएक्शन है, मतलब इसका जो रेट है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए की पावर n के, क्योंकि मैंने बताया था जो रिएक्टेंट की पावर होती है रेट लो में, जो भी रिएक्टेंट की पावर होगी वही क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। तो रेट ए की पावर n पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये, nth ऑर्डर की। तो मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा, रेट इक्वल टू के और ए की पावर क्या, n, ठीक है। मुझे इस k की यूनिट निकालनी है, तो देखो कैसे निकलेगी। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर सेकंड। k की यूनिट आपको निकालनी है, एक ये a क्या है, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर n। सोल्व कर लेने से थोड़ा सा, तो ये क्या बन जाएगा, मोल, लीटर को ऊपर ले आओ, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इक्वल टू के, ये क्या हो जाएगा, मोल की पावर n, है ना, और लीटर को जब ऊपर लाओगे तो लीटर की पावर माइनस n। मुझे k की यूनिट निकालनी है, तो मैं इन्हें इधर भेज दूंगा, तो k की यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, देखें, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स पहले से ही है, और अपोन में क्या आएगा, ये वाला, मतलब मोल की पावर n और लीटर की पावर माइनस n। बोलो, इतना आ गया। अब इससे आगे देखें आप क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लो। k इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए मोल की पावर 1 ऊपर है भैया, मोल की पावर 1 है और मोल की पावर n नीचे है, इसे ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगी, ये मोल की पावर 1 पहले थी, माइनस n जाएगी, मतलब क्या बन जाएगी, 1 माइनस n। यार चलो और थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, मोल की पावर माइनस n ऊपर पहुँच जाएगी, और ऊपर क्या है हमारा, मोल है, लीटर है और सेकंड की पावर इनवर्स है। जब मैं इन दोनों को ऊपर लेके जाऊंगा तो मोल की पावर क्या हो जाएगी, माइनस n, और लीटर की पावर क्या हो जाएगी, n। ये k की यूनिट है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीपल में पावर जुड़ती है, मोल की पावर 1 है इंटू मोल की पावर माइनस n है, तो क्या हो जाएगी, ये मोल 1 माइनस n। ऐसे ही लीटर की पावर 1 है, लीटर की पावर n है ना, तो लीटर की पावर क्या हो जाएगी, n प्लस 1, सॉरी लीटर की पावर माइनस 1 थी यहाँ, तो क्या हो जाएगी, n माइनस 1, और सेकंड इनवर्स ऐसे ही रहेगा। तो ये k की यूनिट आ गई मेरे nth ऑर्डर के लिए, क्या आई, k इक्वल टू आया मेरा मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। आप कोई से भी ऑर्डर के रख के देख लें, आपने फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर तो पढ़ ही लिया। सपोज आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, तो n इक्वल टू 1 पुट कर दें आप, 1 पुट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, मोल 1 माइनस 1, n की जगह 1 पुट कर दिया, लीटर 1 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, तो k की यूनिट क्या आ गई, सेकंड इनवर्स, और यही होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें, आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्या करता है वो आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दे देगा और कहेगा बताइए रिएक्शन किस ऑर्डर की है, तो हमें कभी कभी रेट कांस्टेंट की यूनिट से भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है, ये ध्यान रखना आप। क्लियर, ये तो थी nth ऑर्डर की काइनेटिक्स की बात, है ना। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी, कि किस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, है ना।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और एक चीज़ और, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक ज़रूर ठोकें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, तभी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो देखें, टॉपिक है हमारा मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि अगर किसी भी रिएक्शन का आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो आप कौन कौन से मेथड यूज करेंगे। ठीक, तो इसमें 4 मेथड हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला जो मेथड है वो है इनिशियल रेट मेथड, दूसरा मेथड है हमारा हाफ लाइफ मेथड, तीसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, और फोर्थ मेथड हम यहाँ डिस्कस करेंगे, है ना, इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। ठीक है, तो 4 मेथड है हमारे। देयर आर 4 मेथड which are used to determine the order of any reaction। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन, जिसके थ्रू हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड है वो? सबसे पहला मेथड है इनिशियल रेट मेथड, दूसरा मेथड है हाफ लाइफ मेथड, थर्ड मेथड हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड, और फोर्थ मेथड यहाँ डिस्कस करेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड हम डिस्कस करेंगे यहाँ, इनिशियल रेट, हाफ लाइफ, ग्राफिकल और इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। ठीक है, डिस्कस करते हैं इनिशियल रेट मेथड क्या है ना, और मेथड क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इन क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखें, सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो क्या है, इनिशियल रेट मेथड। देखिए, सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इनिशियल रेट मेथड। इसमें क्या कहेगा वो, आपको कोई रिएक्शन देगा, जैसे सपोज वो कह रहा है मेरे पास कोई रिएक्शन है A + B से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और क्या देगा आपको, इसमें एक टेबल बना के देगा जिसमें आपको वो A की कंसंट्रेशन देगा, है ना, B की कंसंट्रेशन देगा और इनिशियल रेट लिख के देगा। ठीक, और वो एक्सपेरिमेंट डाटा देगा आपको, ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें देगा, है ना, यहाँ पे लिखेगा वो एक्सपेरिमेंट। सपोज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया उसने, इसकी कंसंट्रेशन आई x1, इसकी आई y1 और इसका रेट आया r1। पहला डाटा उसने ये दिया। दूसरा क्या करेगा वो, सेकंड एक्सपेरिमेंट करा उसने, सेकंड एक्सपेरिमेंट में सपोज इसकी कंसंट्रेशन x2 दी, इसकी y2 दी, इसकी r2 दी। ठीक, थर्ड एक्सपेरिमेंट किया उसने, थर्ड में उसने x3 ली, y3 ली और r3 लिया। ठीक है, सपोज 3 एक्सपेरिमेंट किए और 3 एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने इस टाइप की टेबल दी आपको, तो क्या करेंगे आप, है ना, और वो कहेगा कि इस रिएक्शन के लिए जो रेट है वो K, A की पावर P और B की पावर Q है सपोज। तो हमें क्या करना है, हमें इन 3 डाटा का यूज करके, है ना, जो 3 रेट दिए हुए हैं, 3 कंसंट्रेशन दी हुई है,
बारी बारी से ए और बी की कंसंट्रेशन रखेंगे। 3 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं तो 3 ही इक्वेशन बनेंगी और इन 3 इक्वेशन की हेल्प से क्या कैलकुलेट करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और पी और क्यू की वैल्यू अगर कैलकुलेट आ जाए तो हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से हमें सोल्व करना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड का। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ उसने, वो कह रहा है ए रिएक्शन, कोई रिएक्शन मानी हुई है उसने 2A + B से वो प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, और उसने उसके लिए एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, मतलब टेबल बनाई हुई है। ठीक, एक्सपेरिमेंट की कॉलम है। देन उसने ए की कंसंट्रेशन दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है मोल पर लीटर में। ठीक, उसने बी की कंसंट्रेशन दी हुई है, ये भी मोल पर लीटर में दी हुई है ना। और तीसरी बात, उसने इनिशियल रेट दिया हुआ है, इनिशियल रेट दिया हुआ है उसने, है ना। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, उसने कंसंट्रेशन दी हुई है इसकी 0.1, इसकी भी 0.1 और रेट दिया हुआ है 6 × 10⁻³ ये उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में कह रहा है वो, सेकंड एक्सपेरिमेंट लिया उसने, कंसंट्रेशन ए की कितनी है 0.3, इसकी कंसंट्रेशन है 0.2 और रेट आया है हमारा 7.2 × 10⁻²। एक एक्सपेरिमेंट उसने ये किया है। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया है उसने 0.3, 0.4 और इससे बन रहा है 2.88 × 10⁻²। एक उसने ये दिया हुआ है। और फोर्थ उसने दिया हुआ है 0.4, 0.1 और ये दिया हुआ है 2.40 × 10⁻²। ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है उसने और वो कह रहा है कि आप रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करें। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है आपको, बोलो ये ए की कंसंट्रेशन है, ये बी की है और ये क्या है, इनिशियल रेट दिया हुआ है। और इनिशियल रेट किस में दिया हुआ है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यूनिट ये दी हुई है इसकी। ठीक है, अब देखो मैं सोल्व कैसे करूंगा इसे। मैं मान के चलूंगा कि रेट इक्वल टू क्या है, मैं मान के चल रहा हूँ इस वाली रिएक्शन के लिए कि जो रेट है वो ए की पावर पी पे डिपेंड कर रहा है और बी की पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पर। ठीक, मैं 4 इक्वेशन बनाऊंगा यहाँ। जब रेट ये लूंगा तो ए की कंसंट्रेशन 0.1 है और बी की क्या है 0.1। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, जब मैं रेट लूंगा 6 × 10⁻³ ठीक है, तो के ऐसी रहेगा, ए की कंसंट्रेशन क्या आएगी 0.1 की पावर पी और बी की कंसंट्रेशन क्या आएगी 0.1 की पावर क्यू। ये मेरी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। बोलो, इसके अलावा जब मैं रेट लूंगा 7.2 × 10⁻² इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन क्या है उस टाइम 0.3 की पावर पी अपॉन 0.2 की पावर क्यू। ये आ गई मेरी इक्वेशन सेकंड। थर्ड क्या बनेगी, जब मैं रेट लूंगा 2.88 × 10⁻², ठीक, के तो कितनी है कंसंट्रेशन 0.3 की पावर पी अपॉन 0.4 की पावर क्यू। ये बन गई मेरी इक्वेशन थर्ड। ठीक, और फोर्थ इक्वेशन बनेगी मेरी, जब मैं रेट लूंगा 2.40 × 10⁻² इक्वल टू के। ठीक, ए कितना है उस टाइम 0.4 की पावर पी है, ये कितना है 0.1 की पावर क्यू है। ये बन गई मेरी इक्वेशन 4। तो मेरी 4 इक्वेशन बन गई। ठीक है, मैंने क्या करा, जब रेट एक बार ये लिया तो ए की वैल्यू 0.1 और बी की भी कितनी 0.1। जब मैंने रेट 7.2 लिया तो ए की वैल्यू 0.3 और बी की वैल्यू 0.2। मतलब मैंने चारों रेट का यूज करके 4 इक्वेशन बना ली।
अब इन चारों ही इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है। देखें, इन 4 इक्वेशन को सोल्व करने के बाद मेरी P और Q की वैल्यू क्या आती है, तो मैं इसे रफ कर देता हूं, है ना। अब देखें सोल्व कैसे करेंगे आप ये देखें कि अगर मैं इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन फर्स्ट से, क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ भी 0.1 की पावर क्यू है, यहाँ भी 0.1 की पावर क्यू है, क्यू तो कट जाएगा लेकिन पी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दिया मैंने 4 को। तो फर्स्ट क्या थी, 4 क्या है मेरी 2.40 है, 10 की पावर -2 है, ये कितनी है 6 है, इंटू 10 की पावर -3 है, इक्वल टू, ठीक, के है 0.4 की पावर P है, 0.1 की पावर Q है। फर्स्ट क्या है, के है 0.1 की पावर P है और 0.1 की पावर भी क्या है Q, ठीक है। तो मैं इसे जब आपस में कैंसिल करूंगा तो ये तो 4 बार कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 की पावर -3 है, यहाँ पर 10 की पावर -2 है, पॉइंट हटा के मतलब ये 4 आ जाएगा कट पिट के से के चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 0.4 अपॉन 0.1 बचेगा, 0.4 से 0.1 कट जाएगा, मतलब 4 की पावर क्या बचेगी यहाँ P, और यहाँ पे 4 की पावर क्या आ जाएगी 1। जब मैं दोनों का कंपैरिजन करूँगा तो P की पावर क्या आ जाएगी 1, P की पावर क्या आ गई 1, मतलब P की वैल्यू निकल गई। अब Q की वैल्यू देके कैसे निकालेंगे आप, Q की वैल्यू निकालेंगे आप इक्वेशन 3 को, क्योंकि 0.3 है, यहाँ भी 0.3 है, तो P कट जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 को सेकंड से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय क्या, इक्वेशन सेकंड, 3 को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो 3 क्या है मेरी 2.88 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन, ठीक, और ये कितनी है मेरी सेकंड 7.2 इंटू 10 की पावर 2, ठीक, के 0.3 की पावर P और 0.4 की पावर Q अपॉन के 0.3 की पावर P है और 0.2 की पावर Q। देखिए के से के कट जाएगा, ये वाले दोनों आपस में कट जाएंगे, ये कितनी बार कटेगा लगभग 4 बार, है ना। तो 4/2 की पावर Q आएगी, है ना। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और ये कितना आ जाएगा 2 की पावर Q, तो Q की वैल्यू क्या आ गई 2। तो मुझे P और Q की वैल्यू पता चल गई, और मैंने रेट क्या मान के चला था, मैं रेट मान के चला था कि जो रेट है मेरा वो क्या है K A की पावर P और B की पावर Q, ये मान के चला था। तो K A की पावर P की वैल्यू आई कितनी 1 और B की वैल्यू कितनी आई है 2। तो ऑर्डर कितना हो गया रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर हो गया 3। दोनों को जोड़ दो आप, भाई रेट जिन जिन टर्म पर डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा 1 + 2, मतलब ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इसके अलावा अगर मुझे K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कहीं किसी भी इक्वेशन में आप P और Q की वैल्यू पुट कर दें, K की वैल्यू आ जाएगी। देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं P और Q की, क्योंकि वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछता है। फॉर द वैल्यू ऑफ K, P एंड Q आर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने P और Q की वैल्यू पुट कर दी। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 6 × 10 की पावर -3 K इंटू 0.1 की पावर P है, P की पावर 1 है, और 0.1 की पावर क्या है Q की पावर कितनी है 2। तो K = क्या हो जाएगा हमारा, इसे इधर ले जाएं, 6 × 10 की पावर -3 0.1 0.1 0.1, 3 पावर है ना। यहाँ से हटाओगे तो 10 की पावर 3 लगा दोगे, 3 से ये 3 कट जाएगा, मतलब K क्या आ गया 6।
के क्या आ गया आपका 6। और आपने यूनिट बतानी है अगर, तो यूनिट मैंने बताई थी nth ऑर्डर की यूनिट के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं आप, मोल 1 - n लीटर n-1 और सेकेंड इनवर्स। आप n इक्वल टू कितना आया मेरा 3, वैल्यू पुट कर दें तो क्या जाएगी यूनिट, मोल 1 - 3 रखेंगे तो मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और सेकेंड इनवर्स। ये आ गई मेरी के की वैल्यू। ठीक है, तो मतलब आपको इनिशियल रेट इस तरीके से अप्लाई करना है। टेबल मिलेगी, आप उस टेबल की हेल्प से क्या करेंगे, जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए हैं उतनी इक्वेशन बनेंगी, उन इक्वेशन को सोल्व करके आपको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं तो आप इजीली उस रिएक्शन का रेट बता सकते हैं। बोलो, ये पहला मेथड था जिसके थ्रू हमने क्या करा, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करा कि किस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो, तो ये फर्स्ट मेथड है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेबल मिलेगी, ठीक, टेबल की हेल्प से इक्वेशन बनाओगे, पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब मैंने पी क्यू माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक, ये पहला मेथड था। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड मेथड की तरफ कि आप हाफ लाइफ मेथड किस तरीके से अप्लाई करेंगे किसी भी रिएक्शन के ऊपर अगर आपको कोई डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड मेथड है हमारा हाफ लाइफ मेथड। सेकंड मेथड है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड। देखिए, मैंने अभी nth ऑर्डर में आपको टी हाफ का एक फॉर्मूला बताया था, उसे मैं दोबारा लिखना चाहूँगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला था वो, टी हाफ इक्वल टू था आपका 1/n-1 के 2 की पावर n-1 अपॉन a नोट की पावर n-1। ये था वो फॉर्मूला। देखें, आप अगर किसी भी n की वैल्यू पुट कर देंगे, आप सपोज यहाँ n इक्वल टू आप 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 की पावर 3-1 मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, है ना, 7 आ जाएगा। तो मैं अगर आपसे ये ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, कि जो टी हाफ है वो इनिशियल की पावर n-1 के इक्वल है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। बोलो, तो टी हाफ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/a नोट की पावर n-1 के। ये मुझे पता चला कहाँ से, nth ऑर्डर की काइनेटिक्स से। ठीक है, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा यहाँ पर, तो मुझे पता चल गया कि जो मेरा टी हाफ है वो क्या है, a नोट की पावर n-1 है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास 2 हाफ लाइफ टाइम है। सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास पहला हाफ लाइफ है टी हाफ 1 जिसे बोला, उस पर कंसंट्रेशन है A1। मैंने आपसे कहा मेरे पास सेकंड हाफ लाइफ टाइम है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, A2 है। वो चीज़ें यहाँ पुट करें आप, तो टी हाफ 1 डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, के लगा दो आप, है ना, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के के अपॉन ए नोट की जगह A1 की पावर n-1। सेकंड हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, के A2 की पावर n-1। बोलो, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2। और भैया क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, यहाँ मिलेगा आपको A2 की पावर n-1 और यहाँ क्या मिलेगा, A1 की पावर n-1, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ कि टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 किसके इक्वल आएगा, A2 अपॉन A1 की पावर n-1। मुझे इसे थोड़ा सा ड्राइव करने का मतलब मेरा ये था कि अगर आप ऊपर फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम ले रहे हैं तो उसके सामने सेकंड वाले की कंसंट्रेशन आएगी, अगर आप नीचे सेकंड हाफ लाइफ टाइम ले रहे हैं तो उसके सामने कौन आएगी, फर्स्ट वाले की कंसंट्रेशन आएगी। यही समझाना था आपको। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, किस तरीके से आप क्वेश्चन हैंडल करेंगे इसका, है ना, आप इसे नोट कीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है इसका, हाफ लाइफ मेथड का। क्वेश्चन कह रहा है, वो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, वो कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन, द हाफ लाइफ
of decomposition, the half life of decomposition of a compound is 20 मिनट। कोई कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है जिसका हाफ लाइफ का टाइम कितना है 20 मिनट। वो कह रहा है व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन of a compound is doubled, then half life reduced to 10 minute, then find the order of reaction, देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। वो ये कह रहा है कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड इज डबल, है ना, डबल करने पर उसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो 20 से कितना हो रहा है 10। इसका मतलब मुझे टी हाफ 1 तो 20 दिया हुआ है, टी हाफ 1 20 है, जिस पर मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है x मान ली मैंने। वो कह रहा है जब मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को 2x करा, कितना करा 2x करा, तो मेरा जो टाइम है हाफ लाइफ वो 20 से कितना हो गया 10। मतलब मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये वैल्यू कितनी दी हुई है 20 और ये कितनी हो गई मेरी 10। मुझे टी हाफ 1 भी पता है, टी हाफ 2 भी पता है, ये A1 है, इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दी, ये A2 है। तो फॉर्मूला पुट कर ले आप, क्या था मेरा फॉर्मूला, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2। क्या कहा था मैंने, अगर 1 वाली हाफ लाइफ ऊपर है तो क्या आएगी A2 ऊपर आएगी, A2 के सामने A1 आएगा और उसकी पावर n-1। सपोज ये A1 है और ये क्या है A2 है, दोनों की वैल्यू पुट कर दें। टी हाफ 1 कितना है आपका, टी हाफ 1 20 है, टी हाफ 2 कितना है 10, तो 20/10 इक्वल टू A2 कितना है आपका 2x है और A1 कितना है आपका x है और उसकी पावर क्या है n-1 है। तो कितना जाएगा ये 2, इधर से भी क्या जाएगा 2 की पावर n-1 हो जाएगी। इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1। दोनों को क्या करें आप सोल्व कर लें, 2 इक्वल है तो n-1 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अगर मुझे हाफ लाइफ डाटा दिया हुआ है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, 1 वाले के सामने सेकंड वाले की कंसंट्रेशन, सेकंड वाले के सामने 1 वाले की और उसकी पावर n-1। ये हाफ लाइफ मेथड है मेरा, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, उसने कहा हुआ है आपसे कि कोई गैसियस रिएक्शन है, फॉर अ गैसियस रिएक्शन द इनिशियल प्रेशर एंड corresponding half life data is as shown। half life data is as shown। ये मुझे कहा हुआ है उसने, बोलो, है ना। तो देखो क्या करूंगा मैं, क्या डाटा दिया हुआ है उसने, प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर क्या है मेरा KPa, है ना, और मेरा हाफ लाइफ लिया हुआ है। ये डाटा दिए हुए हैं,
ये किलो पास्कल में है और हाफ लाइफ मुझे मिनट में दिया हुआ है। ये 100 दिया हुआ है, जब ये 100 है तो हाफ लाइफ 105 है। जब ये 66.6 है तो ये 235 है। और जब ये 33.33 है, जब ये मेरा 950 है। मुझे ये डाटा दिया हुआ है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। बोलो, देखिए जब मेरी रिएक्शन गैसेज स्टेट में होती है तो मुझे कंसंट्रेशन की जगह क्या देता है, वो प्रेशर देता है ना। तो सपोज ये क्या है, P1 है, ये P2 है, ये क्या है, P3 है। ये मेरा T12 है, ये मेरा T12 है और ये मेरा क्या दिया हुआ है, T13 दिया हुआ है। देखिए मैं 2 और 3 लूँगा क्योंकि 2 और 3 की कैलकुलेशन शायद मेरे लिए इजी होंगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि अगर मेरा T12 है और अपोन में क्या है, T13 है, तो 2 वाले के सामने 3rd वाले की और 3rd वाले के सामने 2 वाले की। 2 वाले के सामने प्रेशर आएगा किसका, 3rd वाले का, और 3rd वाले के सामने प्रेशर आएगा 2 वाले का, और उसकी पावर क्या होगी, n-1 है ना। वैल्यू पुट कर दें। T12 की वैल्यू कितनी है, T12 की वैल्यू है 235, बोलो, और T13 की वैल्यू है 950, ठीक, इक्वल टू P3 की वैल्यू कितनी है 33.33 और ये वैल्यू कितनी है 66.6। इसकी पावर क्या हो जाएगी, n-1। ये लगभग 1/4 के इक्वल आएगा। अगर आप इसे कट करेंगे लगभग 1/4 आएगा। ये कितना आएगा, 1/2 की पावर n-1 आएगी, है ना। 1/4 को क्या लिख सकते हैं आप, मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल। 1/4 को लिख सकता हूँ मैं 1/2 की पावर 2 इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। n-1 इक्वल टू मेरा 2 आ जाएगा, n इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 3। तो ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, 3rd ऑर्डर की रिएक्शन आई। तो ये मेरा सेकंड मेथड था किसी भी रिएक्शन को फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो 3rd मेथड है, ग्राफिकल मेथड। अगर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ग्राफ प्लॉट किया है उसने, है ना, तो किस रिएक्शन के लिए कैसा ग्राफ आएगा वो डिस्कस करते हैं। ग्राफिकल मेथड से आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखें 3rd मेथड क्या है मेरा, ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड में क्या करेगा वो ग्राफ प्लॉट करेगा। और ग्राफ प्लॉट किस किस के बीच में किए जाते हैं, पहले उसी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। देखो करेगा क्या वो, ग्राफिकल मेथड में वो ग्राफ प्लॉट कराएगा कंसंट्रेशन या लॉग कंसंट्रेशन या 1/, कंसंट्रेशन या 1/, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, है ना, या डैट डैट डैश 1/, कंसंट्रेशन की पावर n। और किसके वर्सेस में, टाइम के रेस्पेक्ट में ये कराएगा वो। या तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट कराएगा, लो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट कराएगा, 1/, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट कराएगा, 1/, कंसंट्रेशन स्क्वायर वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट कराएगा, या 1/, कंसंट्रेशन की पावर n वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट कराएगा। तो किस टाइप का ग्राफ आएगा किस ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है इफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन with a negative slope, अगर ऐसा होता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है विद निगेटिव स्लोप, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन होगी 0 ऑर्डर की। किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी वो, 0 ऑर्डर की। ग्राफ कैसा आएगा, मतलब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ किस किस के बीच में,
मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, यहाँ पर लिया मैंने कंसंट्रेशन, यहाँ पर लिया है मैंने टाइम। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन आता है विद नेगेटिव स्लोप, ठीक है, मतलब इस टाइप का ग्राफ आता है, तो वो किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। बोलो। तो पहला स्टेटमेंट ये है ग्राफिकल मेथड में। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इफ, इस बार मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है विद नेगेटिव स्लोप, अगर आप लोग की कंसंट्रेशन लेते हैं, क्या लिया है इस बार आपने? इस बार लिया है आपने लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर स्ट्रेट लाइन आता है विद नेगेटिव स्लोप तो वो क्या होगा? यहाँ पर इस बार आपने लोग लिया है और कंसंट्रेशन ली है, ठीक है, वर्सेस में क्या लिया है? टाइम। और ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप आता है, यहाँ पर कैसा स्लोप है? ये नेगेटिव स्लोप है, तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? वो रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर की। एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर भी लोग यूज होगा, क्योंकि एकमात्र ऐसी इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन थी हमारे पास जिसमें लोग यूज होता था, और वो कौन सी थी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जब भी लोग की बात होगी तो आप ध्यान रखना वो फर्स्ट ऑर्डर ही रिएक्शन है, ये पहचान होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। दो ग्राफ स्टेटमेंट पढ़ लिए कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है विद नेगेटिव स्लोप तो जीरो ऑर्डर, और लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है विद नेगेटिव स्लोप तो वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। ये दोनों ग्राफ हमने प्लॉट कर लिए। अब हम बात करेंगे थर्ड में, इफ 1/, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। अगर आपका 1/, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है विद पॉजिटिव स्लोप तो वो किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी? देन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कैसा ग्राफ? सपोज ये कोई ग्राफ है, यहाँ पर लिया आपने 1/, कंसंट्रेशन, मतलब एक ही कंसंट्रेशन ले ली, यहाँ पर क्या ले लिया आपने? टाइम t, और ग्राफ अगर ऐसा आता है पॉजिटिव स्लोप के साथ, ठीक है, तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? सेकंड की। ऐसे ही अब ग्राफ प्लॉट करने हैं हमें 1/, कंसंट्रेशन स्क्वायर वर्सेस टाइम। 1/, कंसंट्रेशन स्क्वायर वर्सेस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन आता है विद पॉजिटिव स्लोप, तो फिर ऑर्डर हो जाएगा हमारा कौन सा? वो हो जाएगा हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ क्या ले लेंगे आप? 1/a²। बोलो। तो हमने क्या सीखा? हमने यहाँ पर सीखा कि अगर मैं 1/, कंसंट्रेशन की पावर n वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करूं, किसके? 1/, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करूं, और वो एक स्ट्रेट लाइन आए, क्या है? 1/, कंसंट्रेशन की पावर n वर्सेस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, है ना, विद पॉजिटिव स्लोप। अगर ऐसा आए तो मैंने एक बात सीखी थी, जब मैंने यहाँ पर 1/, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम लिया था तो सेकंड ऑर्डर हुआ था, 1/, कंसंट्रेशन की स्क्वायर ली थी तो थर्ड ऑर्डर हुआ था। इसका मतलब जब मैं 1/, कंसंट्रेशन की पावर n वर्सेस लूंगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर होगा n+1। ऑर्डर क्या हो जाएगा? n+1। 1/, कंसंट्रेशन लिया था तो सेकंड आया था, मतलब 1/, कंसंट्रेशन की पावर 1 ली थी तो सेकंड, 1/, कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिया था तो थर्ड, 1/, कंसंट्रेशन की पावर 3 लूंगा तो फोर्थ ऑर्डर। मतलब 1/, कंसंट्रेशन की पावर n वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन आता है विद पॉजिटिव स्लोप तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? n+1 होगा। बोलो। तो ये थर्ड मेथड था मेरा, जिसके थ्रू मैं किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब लास्ट मेथड है हमारा, कौन सा? लास्ट मेथड है इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। फोर्थ मेथड है इंटीग्रेटेड रेट लो
मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड क्या है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, एक टेबल हमें मिलेगी। टेबल कैसे मिलेगी, पहले टेबल का ही डिस्कस कर लेते हैं। वो 2 कॉलम बनाएगा, एक इनिशियल कंसंट्रेशन का, एक टाइम का। एक किसका, कंसंट्रेशन का कॉलम बनाएगा, और एक किसका कॉलम बनाएगा, वो टाइम का। वो कहेगा सपोज मेरा 0 टाइम है जिस पर कंसंट्रेशन इनिशियल A0 है, वो कहेगा टाइम T1 है जिस पर कंसंट्रेशन A1 है, वो कहेगा टाइम T2 है जिस पर कंसंट्रेशन A2 है, और टाइम T3 है, कंसंट्रेशन क्या है, A3। हमें कुछ इस टाइप का डाटा दिया हुआ होगा, और इस टाइप के डाटा से हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, उस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा जिस भी रिएक्शन के लिए डाटा हमें दिया हुआ है। करेंगे क्या हम करेंगे यूजिंग, सबसे पहले यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हम सबसे पहले क्या लगाएंगे इस टेबल के ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स, यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स लगाने पर मैं 2 डाटा यहां से यूज करूंगा। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेटेड k इक्वल टू 2.303 t log A0 बाई ए। मैं क्या करूंगा, एक बार मैं ये दोनों डाटा यूज करूंगा, एक बार मैं ये दोनों करूंगा। क्या कहा मैंने, एक बार मैं ये दोनों डाटा, एक बार मैं ये दोनों। एक बार A0 की जगह, देखिए A0 तो A0 यही लेंगे आप जो टाइम 0 पर दिया हुआ है। एक बार मैं A की जगह A1 लूंगा, एक बार मैं A की जगह A2 लूंगा, और 2 डाटा यूज करके मैं K की वैल्यू निकाल लूंगा। अगर दोनों डाटा से मेरी K की वैल्यू सेम आती है तो वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्या कहा मैंने, यूजिंग 2 डाटा इन द गिवन टेबल, यूजिंग 2 डाटा इन द गिवन टेबल, find the value of 2k, मतलब 2k की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। एक कहाँ से, जब मैं ये वाला A0 लूंगा, ये वाला A लूंगा, जब मैं ये वाला A0 लूंगा, ये वाला A लूंगा, तो मेरे पास 2 की वैल्यू आ जाएंगी। और इफ बोथ वैल्यूज आर सेम, इफ बोथ वैल्यू ऑफ k आर सेम, then reaction is then order of reaction is first, then the order of reaction is, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, वो फिर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स लगाने पर 2 डाटा यूज करने पर k की वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो हम क्या फाइंड आउट, क्या होगा, फिर वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे हम, एल्स, अगर ऐसा नहीं होता है देन वी अप्लाई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, देन वी अप्लाई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फिर क्या अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो जीरो ऑर्डर की क्या इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन होती है, ए इक्वल टू A0 माइनस के KT, KT इक्वल टू A0 माइनस के A, K इक्वल टू क्या जाएगा, A0 माइनस के A अपॉन T। ये है मेरी इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ पर भी मैं यही काम करूँगा, यहाँ पर भी क्या काम करूँगा, 2 डाटा यूज करूँगा और दोनों डाटा की हेल्प से K की 2 वैल्यू निकालूंगा। दोनों वैल्यू अगर सेम आ जाती हैं तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फर्स्ट की, है ना। क्या करूंगा मैं, यूजिंग 2 डाटा इन द गिवन टेबल, यूजिंग 2 डाटा इन द गिवन टेबल एंड फाइंड आउट द 2 value of K, 2 value of K. If both value are same then the order of reaction is 0. If both values are same then
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ मेथड था। इसका एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स ही अप्लाई करनी है, और फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स अप्लाई करने पर अगर दो डाटा यूज करने पर के की दो वैल्यू सेम आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन काइनेटिक्स अप्लाई करते हैं। जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स अप्लाई करने पर वो दो के की वैल्यू निकालने, अगर दोनों सेम आ जाए तो जीरो ऑर्डर। जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो फर्स्ट या जीरो ऑर्डर तक ही सीमित रहता है, लेकिन अगर हम कंपटीशन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के बाद जीरो ऑर्डर लगाते हैं, और जीरो ऑर्डर पर भी दो के की वैल्यू सेम नहीं आती तो फिर सेकंड ऑर्डर की तरफ मूव किया जाता है, देन थर्ड ऑर्डर की, क्योंकि ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। आपको जब तक इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन अप्लाई करनी होगी जब तक दो के की वैल्यू सेम ना आ जाए। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं और फिर इस टॉपिक को एंड करते हैं। ठीक है, बहुत ही लंबा लेक्चर हो गया है आज। तो देखें इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मुझे कोई रिएक्शन दी हुई है, ए प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, सॉरी, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसने मुझे टेबल दी हुई है। टेबल ए कंसंट्रेशन ली हुई है और टाइम लिया हुआ है टी। ठीक, देखिए क्या कहा हुआ उसने कहा हुआ है ए दिया हुआ उसने 50 किस टाइम पर, जीरो पर, है ना। टी इक्वल टू 10 पर 30 दिया हुआ है और टी इक्वल टू 18 दिया हुआ है 20 टाइम पर। ये मुझे टेबल दी हुई है उसने, है ना। और वो कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखें ये डाटा दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे करूंगा मैं? सबसे पहले क्या करूंगा, यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या यूज करूंगा? यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैं दो डाटा यूज करूंगा, एक बार कौन कौन सा, एक बार मैं लूंगा ये दोनों, एक बार मैं लूंगा ये दोनों। ठीक है, तो k इक्वल टू, सपोज k इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट बाई ए। सपोज जब मैं पहला डाटा यूज कर रहा हूं तो k1 मान रहा हूं इसे। k1 इक्वल टू क्या होगा 2.303, है ना, लॉग ए नोट क्या लेके चल रहा हूं मैं 50, ए क्या लेके चल रहा हूं मैं 30। जहाँ 30 ले रहा हूं मैं वहाँ दोनों में टाइम कितना है 10 - 0, तो टी की जगह क्या रखेंगे 10। तो ये आ गया मेरा k1। ठीक है, इसे और थोड़ा सा सोल्व कर लूँ। k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log 5/3, ये आ गया मेरा k1 पहला डाटा यूज करने पर। अब मैं दूसरा डाटा यूज करता हूँ। दूसरा कौन सा, ए की ए नोट की जगह 50 और ए की जगह 18, तो उसे मानता हूँ मैं k2 2.303। टी की जगह क्या लूँगा मैं 20 - 0 20 log ए नोट की जगह वही लेना है 50, है ना, और ए की जगह क्या लेना है 18। ठीक, तो देखो क्या हो सकता है, k2 2.303 अपॉन 20 log, मैं दो से कट कर सकता हूँ इसे 25 और 9, 25/9। बोलो k2 2.303 अपॉन 20 log, मैं इसे लिख सकता हूँ 5/3 का स्क्वायर। बोलो स्क्वायर आगे आ सकता है क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है। तो 2.303 अपॉन 20, 2 पहले आ जाएगा, क्या बन जाएगा log 5/3। 2 से ये 10 बार कट जाएगा, तो k2 क्या आ जाएगा मेरा 2.303 अपॉन 10 log
5/3। तो ये और ये दोनों वैल्यू क्या आ गई मेरी, इक्वल आ गई। अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यूज करने पर दो डाटा की हेल्प से अगर मेरी दोनों ही के की वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फर्स्ट। इसका मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है। बोलो। तो ये था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, चाहे हम बोर्ड पर्सपेक्टिव से बात करें या किसी कंपटीशन में बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। बहुत ही लेंथी सेशन हो गया है आज का, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को एंड तक देखें, बने रहें हमारे लेक्चर के साथ। और मेरा अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।